अस्सलाम वालेकुम। जनरल शाहिद अजीज़ साहब ने एक किताब लिखी है और बहुत से ऐसे हकायक जो कारगिल वार के हवाले से हों या 12 अक्टूबर 99 या उससे दाएं बाएं क्या होता रहा पाकिस्तान में GHQ किस तरीके से ऑपरेट करता है और मुख्तलिफ फ़ौजी फ़ैसले कैसे लिए गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ को उठाकर बाहर फेंक दिया और ये कहा कि हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, तो क्या पाकिस्तान को बचा पाए या वही हुआ जो पहले पाकिस्तान में मार्शल लॉ में हुआ करता है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके हवाले से एक नुक्ता नज़र अपना जनरल शाहिद अजीज़ ने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक, इसमें उन्होंने पूरी तफसील के साथ बयान किया है। तो हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे, हमने जनरल मुशर्रफ साहब से भी मुख्तलिफ सवालात पूछे, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दिया, तो इसके जवाब में ये क्या कहते हैं वो आज पूछेंगे। जनरल शाहिद अजीज़ साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करता हूँ। सबसे पहले कारगिल से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी उसी के दाएं बाएं घूम रही है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से हमने पूछा कि क्या उस वक्त वज़ीर आज़म से आपने इजाज़त ली? उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। एक छोटा लोकलाइज्ड इवेंट था LOC के ऊपर और वो गोली आए तो जवाब में गोली मारनी है नहीं मारनी प्राइम मिनिस्टर से, तो इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कहते हैं कि सिवाय 4 के किसी को पता नहीं था। वो इससे ज़रा मुख्तलिफ कहानी बयान करते हैं। प्रोटोकॉल वाइज क्या चीज़ें, SOPs क्या थे, किस किस को पता होना चाहिए था? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर उस नौयत का ऑपरेशन होता जैसा कि जनरल मुशर्रफ बयान कर रहे हैं कि अगर बॉर्डर पर गोली चल जाती या एक आध मोर्चे पे कोई झगड़ा होता कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार है या उस पार है, तो फिर तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक नॉर्मल काम है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में होता रहता है, मैं भी वहाँ रहा हुआ हूँ। लेकिन ये इस नौयत का ऑपरेशन था नहीं, क्योंकि जो इसका अंजाम निकला वो सबके सामने है। कितना फिर जनरल मुशर्रफ खुद कह रहे हैं कि हमने कितना बड़ा एरिया कब्जे में ले लिया, एक टैक्टिकल ऑपरेशन के स्ट्रेटेजिक नताइज निकले, तो ये फिर छोटी सी नौयत की बात तो ना हुई। आप कहते हैं आर्मी रेगुलर्स को भेजा गया? जी हाँ, आर्मी रेगुलर्स को भेजा गया और NLI यूनिट्स, हालांकि वो इन दैट सेंस उस वक्त आर्मी रेगुलर्स नहीं थे, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर के नीचे कमांड कर रहे थे। और ये कहना कि वो रेंजर्स और FC की नौयत के ट्रुप्स हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। रेंजर्स और FC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे परफॉर्म करती है। क्या नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ही थी या उसके अलावा भी? नहीं, रेगुलर यूनिट्स भी थी। रेगुलर यूनिट्स भी थी जी। कितने लोगों को भेजा गया था? नहीं, इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ कि कितने लोगों को भेजा गया, लेकिन 500-600 लोग नहीं थे यकीनन। आपने कहा हजारों जवानों का खून जो है वो वहां बहा नहीं, दिया। मुझसे पूछा गया था कितने थे, मैंने कहा मुझे कैजुअल्टी नहीं पता, शायद हजारों का खून बहा से मतलब है उसमें जख्मी भी शामिल हैं। लेकिन जो डेड बॉडीज थी, मैंने कहा मेरा एक अंदाजा था कि तकरीबन शायद 1000 होंगी, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि ये तकरीबन कुछ 600 से ऊपर लोग थे जो शहीद हुए, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा बॉडीज नहीं वापस ली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि 300 या इससे कुछ जायद का नंबर है, आप कहते हैं 600 है, डबल दैट नंबर है, और सबकी बॉडीज भी। और ये भी सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मैं उन डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं रहा जहां पर इनके आदाद-ओ-शुमार लिख के जाते। बॉडीज क्यों नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअल्टीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए, तो आधी फौज तो जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन। उसका कोई एग्जिट प्लान सोचा ही नहीं गया कि फॉलो आउट क्या होंगे और उसको हमने कैसे निपटना? प्लान बी नहीं था हमारे पास, यूनिट तो भेज दिया, उसके बाद नहीं सोचा क्या बनेगा। शायद पूरी तरह से तज्जिया नहीं किया गया कि बाहर से क्या दबाव पड़ेगा, इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। उन्होंने इसके बारे में सोचा था कि इसका बस जो असर सोच लिया कि हिंदुस्तान पर क्या दबाव पड़ेगा, सियाचिन के रास्ते कट जाएंगे, कश्मीर आप पर अपनी किताब में कहते हैं कि उनके पास और ऑप्शन थी, एयरपोर्ट भी, एक ले वाली स्ट्रिप भी उनके पास मौजूद थी। जी हाँ, उनके रास्ते नहीं कटते थे। जनरल साहब कहते हैं कि हमने इंडिया को शाहरग से पकड़ लिया था और वो सियाचिन तक और रसाई थी ही नहीं। नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ये नेशनल मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग हुई थी कि सियाचिन के रास्ते कट गए, जो ब्रीफिंग GS हेडक्वार्टर ने दी थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया था कि ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे कहा गया आप GS हेडक्वार्टर के साथ बैठ के दोबारा तज्जिया करें। फिर मैंने अगले हफ्ते अपना तज्जिया पेश किया और तमाम वो तरीके बताए जिस तरीके से इंडिया उनको सप्लाई कर सकता था। तो सब जो रेगुलर यूनिट्स थी आर्मी की वो 10 कोर थी। जी, 10 कोर की यूनिट्स थी जो वहाँ डिप्लॉयड होती यूनिट्स। कब ये फैसला हुआ कि हम अब और यहाँ रुक नहीं सकते, हमें वापस निकलना? कुछ अरसे बाद, मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जून के महीने में हमारी पोस्टें गिरना शुरू हो गई थी। उसके बाद हमने ये देख लिया कि अब हमारे लिए, उसके बाद मुझे एक दफ़ा कहा गया था कि तज्जिया करके बताएं कि इन पोस्टों का गिरना कैसे रोका जा सकता है। तो जब मैंने तज्जिया किया तो मुझे पता चला कि जिस इलाके में लड़ाई हो रही है उस इलाके में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं रह गई थी जिनसे हम इन पोस्टों का गिरना रोक सकते। एयरफोर्स हम इस्तेमाल कर नहीं सकते थे। तो मैंने एक मशवरा दिया कि
कश्मीर में किसी और जगह एक किसी छोटा एक सा और महाज महाज खोल के, देते। ताकि यहां से उनको ट्रुप्स निकाल के वहां ले जाने पड़े, क्योंकि कश्मीर से बहुत ज्यादा तोपखाना और सिपा वहां पर गए हुए थे। तो विड्रॉल का ये एक फैसला किसने वाहिद लिया? तरीका था कि उससे उनके ऊपर से दबाव हटाया जा सकता। विड्रॉल का फैसला किसने लिया कि फौज वापस बुला लें, अब तो अपने जवान शहीद हो रहे? देखिए, जो तो पोस्टें हमसे गिर गईं, हालांकि हमारे जवान बहुत ही दिलेरी से लड़े, लेकिन वो हालात कुछ इस किस्म के और तैयारी इस किस्म की नामुकम्मल थी कि जिसके ये असरात निकले। और बाकी फिर जब सीज फायर हो गया नवाज शरीफ साहब के अमेरिका जाने पर, तो उसके बाद फिर विथड्रॉल का फैसला हो गया। नवाज शरीफ साहब को अमेरिका भेजने में किसका रोल था? नवाज शरीफ का अपना या जनरल परवेज मुशर्रफ? मैं इस बात से वाकिफ नहीं। फौज ने इस पे लेकिन ये बात यकीनी है कि जो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन वहां मजबूत थी और अगर दुश्मन जितना मर्जी चाहता हमें वहां से नहीं निकाल सकता था, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारी पोजीशनें गिर रही थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे साइड से सप्लाई लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, हम अपने ही फौजियों को राशन और गोला बारूद देने में नहीं, इस तरह नहीं है। कोई सप्लाई लाइन उस पहाड़ के इलाके में ऐसी कोई सप्लाई लाइन नहीं होती। लोअर लेवल पर जाकर, पीछे लेवल पर तो सप्लाई लाइन होती है, लेकिन यह है कि जो चोटियां हमने पकड़ी हुई थी, हिंदुस्तान के ज्यादा फौज उन चोटियों पर कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी सिपाही बहुत दिलेरी से लड़ रहे थे। तो वो उन चोटियों के इर्द गिर्द वाले वादियों और नालों के अंदर भर गए थे, जिनकी वजह से छोटे लेवल पर रसद उनको नहीं पहुंचाई जा सकती थी। तो उन जवानों का क्या बना जो चोटियों पर कब्जा करके बैठे थे? लड़ते रहे वो। कई जगह पर तो विथड्रॉल ऑर्डर आने के बाद भी उन्होंने विथड्रॉ नहीं किया, और वो तमाम और वहीं पर आखिर गोली आखिरी इंसान तक लड़े, वहीं शहीद हो गए तमाम जी। लोग। हम जिन बार बार जिक्र करते थे वो टाइगर हिल 5353, जी, उस पर बहुत लड़ाई हुई। तो वो हमारे जवान कितने थे उन हिल्स के ऊपर? नहीं, मैं ये डिटेल से वाकिफ नहीं हूँ। कितना जिम्मेदार जानते हैं ये शहादतों का जनरल परवेज मुशर्रफ को? कितना जिम्मेदार ठहराता हूं? देखिए, ये ऑपरेशन किसी बदनीयती से नहीं किया गया। प्लानिंग गलत थी, तैयारी नामुकम्मल थी, जो कि कमांडर FCNA को चाहिए था, बिकॉज वो डायरेक्ट ग्राउंड पे कमांडर थे, कि बताते कि मेरी क्या तैयारी है क्या। लेकिन क्योंकि जनरल मुशर्रफ का ये जायजा था कि दुश्मन का इतना बड़ा जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, तो अगर ये assumption कैसे थी कि जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? कैसे अज्यूम बस, कर लिया गया? मैं एक बात कह रहा हूं, हम मारेंगे और दूसरा जवाब नहीं देगा? नहीं, उनका ख्याल था इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। तो अगर छोटी सी जवाबी कार्रवाई को रखा जाता तो फिर तो वो सफिशिएंटली तैयार थे। तो बेसिस का प्रॉब्लम वहीं से हुआ कि आपने दुश्मन के रिएक्शन की असेसमेंट गलत की। अगर वो असेसमेंट आपकी सही होती और दुश्मन का रिएक्शन, अब जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी असेसमेंट गलत नहीं थी, उसका ओवर रिएक्शन था। तो आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन इंडिया वालों ने जवाब में मारा ज्यादा हमें। क्या आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन की ही करनी थी ना। आपने किताब अपनी में एक जुमला लिखा है कि कारगिल के वाक़े ने 12 अक्टूबर 99 इक़्तिदार पर कब्जे की राह हमवार की। नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं लिख रहा कि वो वाकया इस वजह से किया गया कि राह हमवार हो। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि अगर उसमें से कुछ नतीजा निकला मुशर्रफ के लिए, तो वो सिर्फ यही निकला कि उसके अंजाम में 12 अक्टूबर के हालात पैदा हो गए। क्यों उनके इख्तलाफात पैदा हो गए नवाज शरीफ साहब से? मेरा ख्याल है कारगिल की वजह से, क्योंकि शायद नवाज शरीफ के कुछ साथियों का उन पर जोर था कि कारगिल की इंक्वायरी कराई जाए, मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शायद ये भी उनके जहन में एक कुछ चीज ऐसे रही। नाम जहन में हैं जो इसरार कर रहे थे कि नहीं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो सियासी फिगर्स थे, मुझे इस तरह याद नहीं। फौज के अंदर क्या रद्द-ए-अमल था? कोर कमांडर्स लेवल की तो आपसे वाक़ियत होगी। नहीं, मैं क्योंकि ISI में था, तो मैंने आपको बताया जैसे कि मैं DG एनालिसिस था, बहुत मसरूफ जगह पे था, और कारगिल के बाद इतने उसके असरात थे, क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर से भी डील करता था ISI के बिहाफ पे, कि वो उनको संभालने में मेरा वक्त लग जाता था बहुत ज्यादा। इतना लेकिन मुझे पता है कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता इनकी खबरें आनी शुरू हुई, तो उसका रद्द अमल बहुत बुरा था, खासकर जूनियर ऑफिसर्स में। सीनियर ऑफिसर्स शायद इतनी बातें खुलकर करते नहीं, लेकिन मुझे जो खबरें मिल रही थी कि उसका बहुत शदीद रद्द अमल था जूनियर ऑफिसर्स में, खासकर कमांडर FCNA के खिलाफ। आप ये भी जिक्र कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो कुछ इनकी इंटेंशन थी जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने के हवाले से, उस वक्त के DG ISI और दूसरे जो सीनियर ऑफिशियल से आपने उनके नाम भी तहरीर किए हुए किताब में, वो जनरल परवेज मुशर्रफ को रिपोर्ट्स दे रहे थे। ये सिलसिला 12 अक्टूबर से कितने दिन पहले शुरू हो चुका था? देखिए, मैं आया हूं तकरीबन सितंबर में, अभी कारगिल के आफ्टर इफेक्ट्स खत्म नहीं हुए थे कि मैं MO में आ गया, और MO निहायत मसरूफ दफ्तर है, DG एनालिसिस भी बहुत मसरूफ जगह है। वहां पर आने के बाद शायद मेरे आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बात मुझ पर खुल चुकी थी कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ साहब के दरमियान बहुत ज्यादा तनाव है,
और ये मसला इस तरह नज़र आ रहा है कि मुशर्रफ साहब की कोई तैयारी है कि हुकूमत को हटाया जाए। लेकिन अब मुझे तारीखें ठीक याद नहीं है, लेकिन फिर बाद में मेरी जन अजीज़ से तकरीबन रोज़ाना ही मुलाकात होती थी, वो CGS होते थे, तो वो बात ऐसे शुरू हुई कि एक चीफ को हटाकर फेंक दिया है, दूसरे को हटा रहे हैं, ये कोई चपरासी तो नहीं है कि इतनी आसानी से निकाल कर भेज दे, फ़ौज की कोई इज्जत होती है। और हाँ, यकीनन हमारे दिल में इसकी बहुत रंजिश थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ौज में भी और मुल्क में भी उस वक्त बहुत बुरे तासुरात थे। क्यों? उनकी क्या वजूहत थी? मीडिया आप उन दिनों के अखबारात उठा के देखेंगे तो वो भरे हुए इन किस्म की खबरों से कि क्या हो रहा है। सुप्रीम फौज कोर्ट में ऐसी क्या चीज थी जो नवाज शरीफ साहब गलत कर रहे थे? देखिए, एक एटमी धमाके के बाद के जो असरात थे ना, उसकी कुछ खबरें आई। अब मैं कह नहीं सकता, सुनी सुनाई बातें होती हैं और वो सुनी सुनाई बातें ही फौज में फैल रही होती हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब के आपका एक जुमला है, यहाँ मैं आपको कोट कर देता हूँ, फिर लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। आप पेज 189 पे लिख रहे हैं न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से कि आखिरकार नवाज शरीफ साहब मान गए और हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो क्या वो रिलक्टेंट थे, नहीं तैयार थे? जी हाँ, काफ़ी हिंदुस्तान के धमाका होने के काफ़ी अरसे तक वो इस चीज़ का फैसला न कर पाए कि एटमी धमाका हम करें या न करें, क्योंकि उन पर बैरूनी दबाव भी था कि मत करो, और एक किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर भी था, एक कंसर्न भी था कि करो, और एक शायद ये ख्वाहिश भी होगी दिल में कि मैं करके एक हिस्टोरिकल इवेंट का करने वाला बन जाऊंगा। और मुझे इतना पता है कि जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, एक दफ़ा हमने MO से उनको टॉकिंग पॉइंट्स भी दिए थे, कन्विंसिंग नवाज शरीफ की इजाज़त दे दी। वो जनरल जहांगीर करामत को दिए थे क्योंकि वो नवाज शरीफ के साथ इस सिलसिले में एक मीटिंग पे जा रहे थे। तो उसकी खबरें हमें, मुझे तो खबरें अपने DG MO और CGS के थ्रू पता चलती थी क्या बात हुई। तो मुझे यही पता चल रहा था कि नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे इस धमाके को कराने में। जनरल जहांगीर करामत ने पहले दिन से ही हमें गो अहेड दे दी थी कि पूरी तैयारियां शुरू कर दो। 14 मई को जब भारत ने किया, उन्होंने कहा गो अहेड। दूसरे दिन से हमने पूरी तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था पेंडिंग द डिसीजन, जब गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा, लेकिन आप अपनी तैयारियां जारी रखें। आप कब तैयार हो? 2 हफ्ते का टाइम लगा है उनके धमाके से और हमारे धमाके के बीच में। हमें तकरीबन इतना वक्त चाहिए था, हम बड़ी मुश्किल से इन 2 हफ्तों में तैयार हो पाए। तो आप 28 मई तक रेडी होने के लिए वैसे ही टाइम चाहिए था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ने तो उसको फिर ड्रैग नहीं किया ना? नहीं, लेकिन वो डिसीजन नहीं आया ना। एक डिसीजन आ जाता है तो एक उसकी एनवायरनमेंट, उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। अगर वो रिलक्टेंट थे नवाज शरीफ साहब, तो फिर कायल कैसे हुआ? तैयारी में उसका खलल नहीं पड़ा, लेकिन हमारे दिल में खदशात और परेशानियां रहती थी कि तो फौज इसीलिए कंसर्न थी मियां साहब के हवाले से कि बड़े रिलक्टेंट है न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। नहीं, सिर्फ ये नहीं, ये बात नहीं, लेकिन ये एक चीज उनके एक माइंड में एक बोझ तो रहता है ना। फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मुल्क में फाइनेंसेस को हैंडल किया, जब सैंक्शंस लगे, फॉरेन अकाउंट्स मुंजमद हुए, उनके फॉरेन ट्रिप्स के जो अंजाम निकले, फिर उसकी जो बातें निकलती थी, फिर बाकी करप्शन के इल्जामात चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पे गड़बड़ होने का एक इशू चल रहा था, तो उस बिना पर नवाज शरीफ साहब का इंप्रेशन फौज के अंदर अच्छा आर्मी के चीफ को इस तरह हटा देना, एक बात कह देने पर। आप एक जगह जिक्र कर रहे हैं कि जब वो रिपोर्ट्स आ रही, रंजिशें शदीद थी कि जनरल मुशर्रफ को बताया जा रहा था कि मियां साहब जनरल ज़िया को लगाने वाले। एक शायद वाकया आपकी किताब में मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारी इतला यह है कि जब ये खबरें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पहुंची और इख्तलाफात की खबरें ज़्यादा आम हो गई, तो मियां साहब के वालिद ग्रामी अब तो हयात नहीं है। कहा यह जाता है कि अब्बा जी ने बुलाया मियां साहब को भी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी, और वहाँ दोनों को बिठा के आपस में कहा कि तुम दोनों भाई भाई हो, आपस में लड़ना नहीं है, और सुलह सफाई करवाई, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म भी थे, उन्होंने उनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बना दिया। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, बात दुरुस्त इस तरह से है कि जनरल मुशर्रफ ये बात बता चुके, मेरा ख्याल 1 से ज़्यादा दफ़ा मुख्तलिफ महफिलों में जहाँ मैं भी मौजूद था, मैंने खुद उनको ये बात बताते हुए सुना है। आप तस्दीक कर रहे हैं इसकी कि आपने खुद ये बात सुनी जनरल मुशर्रफ के मुंह से? तो फिर जब सुलह हो गई थी, अब्बा जी ने सुलह करवा दी थी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी लग गए थे, फिर वो प्रॉब्लम कहाँ से आई 12 अक्टूबर वाली? प्रॉब्लम इस तरह आई कि उसके बावजूद उनको खबरें मिलती रहीं कि नवाज शरीफ इस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर भी इस किस्म की कुछ बातें की, जिसकी खबर MI के ज़रिए से GHQ में आती रहीं। कुछ दुबई में भी गए, वहां भी कुछ लोग आए, वहां मीटिंग्स हुई। तो किन से? MI के जरिए खबरें आती थी। दुबई में मीटिंग नवाज शरीफ साहब की किससे हुई, जिसकी खबरें? मुझे तफसील से याद नहीं है बातें, लेकिन कुछ मीटिंग इसी सिलसिले की हुई थी। जनरल ज़िया भी थे वहां पे, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट? उस वक्त यही सुनने में आया था कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट भी वहां मौजूद।
उस वक्त यही सुनने में क्या जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट बीइंग हेड ऑफ आईएसआई इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इन तमाम चीज़ों से बेखबर थे, बिल्कुल लाइल थे कि क्या हो रहा है? देखिए, मैं टेक ओवर से तकरीबन 1 महीना पहले जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के साथ काम कर रहा था। नहायत नेक और मतलब अच्छे इंसान थे वो भी। मैं नहीं समझता कि आईएसआई इन चीज़ों से लाइल्म थी। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जैसे एमआई जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ साइड के लोगों की इत्तलात फराहम कर रहे थे, तो जो फौज में तैयारियां हो रही थी मिलिट्री टेक ओवर की, जो कुछ ना कुछ आईएसआई को यकीनन नजर आ रही होंगी, वो नवाज शरीफ साहब को भी बता रहे होंगे। इस तरह से दोनों सिमत में एक लेकिन जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की फिजा बढ़ती जा रही थी। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थे? क्योंकि आपने अपनी किताब में लिखा है कि 3 लोगों को कंट्रोल करना था, जिसमें एक आप थे जो मिलिट्री ऑपरेशंस को डील कर रहे थे। मैं खुद इस बात पे जनरल अजीज थे और जनरल महमूद। क्योंकि जब फौज प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ गई है तो इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे फेरेट कार्स खड़ी हुई थी पुलिस की। इसका मतलब है कि जब उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन को प्रमोट किया तो उनको कुछ ना कुछ खदशा जरूर था कि कोई रिएक्शन होगा। जब इस वजह से आर्मड कार्स प्राइम मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़ी हुई थी, तो अगर उनको ये खदशा था तो इस खदशे का सद्देबाब तो पिंडी में होता है, इस्लामाबाद में नहीं हो सकता। जनरल ज़ियाउद्दीन साहब वो बुनियादी फैसला नहीं ले सके जो उन्हें लेना चाहिए था कि वो 3 लोग मैं जिन्होंने जानता नहीं फौज कि को आगे क्या- भेजने पहले उनको कंट्रोल करते। हाँ, जनरल अजीज और जनरल महमूद टेनिस खेल रहे थे, मैं घर पे था। यह एक टेक्निकल चीज- मिस्टेक थी नवाज शरीफ साहब की। हो सकता है 10 कोर के जर्नैल के ऊपर हाथ रखते तो वो हो सकता है ज्यादा अच्छे तरीके से संभाला ले लेते, 111 ब्रिगेड एडवांस ना करता। 10 कोर का कमांडर तो आर्मी चीफ की मर्जी से लगता है ना। तो मियां साहब मेरे ख्याल में यहाँ मार खा गए। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का कंट्रोल शायद वहां उतना मौसर हो ना। हो सकता है। एक ब्रेक ले लें।